हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट फुल कोर्स की शुरुआत हो गई है और सीटेट के इस फुल कोर्स की सीरीज में हम सीटेट के पांचों विषयों को पढ़ेंगे। बस आप लोग अंत तक साथ बने रहिए और जो भी चैनल पर पढ़ाया जाए उसे मन लगाकर पढ़ा करिए। बाकी अच्छे नंबरों से पास होने की तो गारंटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हर टॉपिक के अंत में कुछ परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस में जो चैप्टर्स हैं उनको थीम्स के रूप में दिया गया है और ये जो थीम्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको परीक्षा की दृष्टि से। ये जो टोटल 6 थीम्स हैं इसको आप एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि इन थीम्स से लगभग 1 या 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा है परीक्षा में। तो आइए इन थीम्स को याद करते हैं। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिवार एवं मित्र। दूसरी जो थीम है फूड, फूड का मतलब भोजन। तीसरा है वाटर मतलब पानी। चौथा है आपका शेल्टर मतलब आश्रय, निवास या फिर घर। पांचवा है ट्रैवल और जिसका मतलब होता है यात्रा। और छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब वो चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसका जो है परिवार में जन्म होगा और दोस्त बनेंगे। इसीलिए पहला जो आपकी थीम है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। अब अगर किसी का परिवार में जन्म हुआ है, दोस्त बने हैं, तो वो खाना भी खाएगा। तो दूसरा हो गया फूड मतलब भोजन। अब खाना खाएगा तो पानी भी पिएगा। तो तीसरा आपका हो गया जो थीम है वाटर मतलब पानी। चौथा है अगर खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो आपकी जो चौथी थीम है वो है शेल्टर मतलब आश्रय या फिर घर। अब उसके बाद परिवार में जन्म हुआ, खाना खाया, पानी पिया, घर में रह रहा है, तो बोर हो जाएगा, तो कहीं घूमने का भी तो मन करेगा। तो इसलिए पांचवी थीम है आपकी ट्रैवल। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब आदमी कोई काम भी तो करेगा। तो जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब चीज़ें जो हम बनाते हैं या फिर करते हैं। तो इसमें से आपको ये 6 ब्रॉड थीम हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछता है सीटेट में कि इसमें से कौन सी ब्रॉड थीम्स है, तो आप जो रहेगा उसमें से बता दीजिएगा। इसमें जो 2 थीम्स हैं, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड है और फूड है, इन 2 थीम्स के उप थीम भी हैं, सब थीम भी हैं, जिसमें आपका पहला जो है परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड का उप थीम है संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। संबंध मतलब रिलेशनशिप, जानवर मतलब एनिमल्स, पौधे मतलब प्लांट्स, कार्य एवं खेल मतलब वर्क एंड प्ले। साथ में जो आपकी दूसरी मेन थीम है भोजन मतलब फूड, इसकी भी जो है सब थीम है किसान और भूख मतलब फार्मर और हंगर। साथ में जो है भोजन बनाना मतलब आपका कुकिंग हो गया, फिर भोजन बन गया तो उसको आप खाएंगे भी, तो उसको जो है टेस्टिंग हो गया। फिर आपका जो है खाना खाए हैं तो उसका पाचन होगा, तो डाइजेस्टिंग हो जाएगा। और जो खाना बच गया है तो उसको आप तो रखेंगे ना, तो उसे आप संरक्षण तकनीक के द्वारा आप उसको खाने को रखेंगे, उसी को हम कहते हैं प्रीजर्विंग टेक्निक। तो कुल आपकी देखा जाए तो 6 ब्रॉड थीम है, जिसमें 2 की जो है सब थीम है, जिसमें आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो है 4 सब थीम्स हैं और फूड मतलब भोजन की 5 सब थीम हैं। तो आप मेन 6 थीम्स को याद करिए, बाकी जो है आपको ऑटोमेटिक जो है परीक्षा में आप क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो है एक बार फिर से हम सब थीम देख लेते हैं, उप विषय को देख लेते हैं। रिलेशनशिप मतलब संबंध, वर्क एंड प्ले कार्य और खेल, एनिमल मतलब पशु, प्लांट्स मतलब पौधे। वहीं जो फूड की जो सब थीम्स हैं, टेस्टिंग मतलब
आप खाना को खाते हैं, फिर खाना खाएंगे तो डाइजेस्टिंग होगा, और कुकिंग मतलब खाना बनाना, प्रिजर्विंग टेक्निक्स मतलब भोजन का जो संरक्षण करना, फार्मर और हंगर किसान और भूख, ये आपकी फूड की सब थीम्स हैं। बाकी आपका जो वाटर है मतलब पानी, शेल्टर मतलब आपका घर, ट्रैवल यात्रा, थिंग्स एंड मेक एंड डू कार्य वो जो हम करते हैं, इन जो है चारों की कोई भी सब थीम नहीं है, जो है शुरू की दो की ही सब थीम्स हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनको आप जरूर से जो है याद कर लीजिए, 1 नंबर इससे आना फिक्स ही रहता है। तो एक बार आइए फिगर से याद करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति है उसका जो है जन्म हुआ कहाँ पे, परिवार में मतलब फैमिली में। तो फैमिली में जन्म हुआ, उसके बाद वो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, और उसके बाद घर में रहेगा, साथ में यात्रा करेगा, और उसके साथ साथ कुछ बनाएगा भी। तो मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये है आपकी टोटल 6 मेन थीम्स। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं भी याद हुई है तो आप इसको बाद में नोट्स बनाते समय इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 1 से लेकर 3 नंबर तक फिक्स रहता ही है। तो आइए इससे जुड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार सीटेड में पूछता है। तो देखिए इससे ही जुड़ा एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस। मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में EVS मतलब पर्यावरण अध्ययन के 6 व्यापक विषयों में से एक जो है मुख्य विषय नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शेल्टर मतलब आश्रय, तो ये तो आपका मेन थीम था। थिंग्स वी मेक एंड डू ऑप्शन नंबर बी है, मतलब चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये भी आपका मेन थीम है। वर्क एंड प्ले, जो वर्क एंड प्ले है ये आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम था, उप विषय था, मतलब ये आपका मेन थीम नहीं है। और इसमें पूछा भी है कि कौन सा जो है इसमें से ब्रॉड थीम्स नहीं है। तो आपका जो कार्य और खेल है वो आपका परिवार और मित्र का उप विषय है, उप थीम है। ठीक है, खाना तो फूड आपका मेन थीम था ही, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको एक क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus, why? मतलब कि जो आपके EVS है उसके पाठ्यक्रम में जो चैप्टर्स हैं, जो विषय हैं, उसको थीम्स के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्यों ऐसा क्यों किया गया कि इसको थीम्स के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी पर्यावरणीय समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा दिया गया है, मतलब टू इनहेंस द इन्वायरमेंटल कंप्रिहेंशन ऑफ लर्नर्स, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है फॉर डेवलपिंग द कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। मतलब यह है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी परस्पर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी है थीम आधारित EVS लेन देन विषय की तुलना में आसान होता है। तो कभी भी किसी का जो है सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं होता है कि उसको आसान बनाएं, उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। EVS में अध्याय कम हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे EVS में विषयों के बजाय थीम्स को इसलिए प्रस्तावित किया गया है ताकि जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो अपने स्थानीय जो परिवेश है, उसका जो लर्नर्स का जो लोकल इन्वायरमेंट है, उससे जो खुद को वो जुड़ा हुआ महसूस करे। ठीक है, खुद से इंटर रिलेटेड महसूस करे और उसकी जो समझ जो है अच्छे से विकसित हो सके। इसीलिए EVS में आपको थीम्स को प्रस्तावित किया गया है। ये जो आपकी EVS की बुक है ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक है, और इसमें इस प्रकार से थीम्स को दिया गया है कि सारे जो है थीम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा बच्चा है, वो बारीक चीज़ों को तो समझ नहीं पाता है, वो पूरी चीज़ को होल एकदम संपूर्ण के रूप में देखता है। इसीलिए जो है संपूर्णता को लाने के लिए, होलिस्टिक दिखाने के लिए ईवीएस में थीम्स को प्रस्तावित किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है, आइए देखते हैं कि कुछ जो है पेडागॉजिकल पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला है, एनसीईआरटी ने यह प्रयास किया है कि बच्चों में प्रत्येक थीम की गहरी मतलब डीप अंतर संबंधित मतलब इंटर रिलेटेड समझ विकसित हो। जैसा कि इसके पहला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ था कि जो एनसीईआरटी ने जो बुक को डिज़ाइन किया है वो इस प्रकार बुक को डिज़ाइन किया है कि जो प्रत्येक थीम है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे से सहसंबंधित हो, जुड़ी हो, जिससे बच्चों की जो समझ है वो गहरी और विकसित हो सके। और प्रत्येक जो आपकी थीम है, प्रत्येक थीम बच्चों के लिए उचित महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी की क्वेश्चन से शुरू होती है। जैसे जो थीम्स हैं उसमें आपको जो बच्चों की जो किताब हैं उसमें ईवीएस की किताब में प्रत्येक चैप्टर के पहले कुछ जो है की क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछता है, जिससे बच्चों की उस चैप्टर को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा जाग सके, क्यूरियोसिटी बढ़ सके। जैसे मान लीजिए अगर आपको राजस्थान के बारे में पढ़ाना है तो उसमें पहले से क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपने कभी राजस्थान गए हैं, तो राजस्थान के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो क्या आपने कभी कोई किला देखा है, ठीक है, कटीली झाड़ियों के बारे में पूछ सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन रहेगा जिससे बच्चों की मन में ये जिज्ञासा जगे कि वो उस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ें। तो प्रत्येक थीम इसीलिए की क्वेश्चन से शुरुआत होती है। और साथ में ही जो बच्चे होते हैं, बच्चों को लिंग मतलब जेंडर, वर्ग मतलब क्लास, संस्कृत मतलब कल्चर, धर्म मतलब रिलीजन, भाषा और भौगोलिक क्षेत्र आदि के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। मतलब बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी लिंग के हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संस्कृति या धर्म, भाषा या किसी भी क्षेत्र से आते हों, उनके प्रति जो है एक सम्मान की दृष्टि हो, अनेकता में एकता वाला भाव उनको देखना चाहिए। इस हिसाब से जो है बच्चों को शिक्षा दी जाना चाहिए पर्यावरण अध्ययन की। क्योंकि अपना जो देश है ये बहुत विशाल है, इसमें जो है कोई हो सकता है साउथ इंडियन हो सकता है, कोई नॉर्थ इंडियन हो सकता है, किसी का कलर अलग हो सकता है, तो कोई बहुत जो है इकोनॉमिकल अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, किसी का धर्म अलग हो सकता है। इन सब चीज़ों की विभिन्नता होने के बावजूद, भाषाई विभिन्नता होने के बावजूद हमें जो है बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा देना है कि वो जो है सभी भाषाओं, सभी धर्म, सभी क्षेत्रों का जो है आदर करें, सम्मान करें और एकता का भाव रखें। तो यहाँ पे आपको अनेकता में एकता का शिक्षा देना है ईवीएस के अंतर्गत बच्चों को। अगला पॉइंट है बच्चों का जो मूल्यांकन है। देखिए, मूल्यांकन से एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ईवीएस हुआ, हर एक में मूल्यांकन से एक ना एक प्रश्न आना ही है। मतलब 3-4 नंबर तो सिर्फ मूल्यांकन से आ ही जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत रूप से मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को हम सतत मूल्यांकन या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। और साथ में बच्चों को इस आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए कि वो चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, साथ में वो प्रश्न कैसे पूछते हैं, कला और समूह चर्चा में मतलब ग्रुप डिस्कशन में वो कैसे हैं। इस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कंटिन्यूअस यानी सतत रूप से करना चाहिए। जो सतत रूप से मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है। आइए अब
एनसीएफ को देखते हैं। एनसीएफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आइए एनसीएफ को देखते हैं। एनसीएफ 2005 यह सिफारिश करता है, मतलब यह रिकमेंड करता है कि बच्चों का जो स्कूली जीवन है वो बाहरी जीवन से जुड़ना चाहिए। मतलब एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल, मतलब स्कूल में मस्ट बी लिंक्ड टू देयर रियल लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मतलब यह है कि बच्चों का जो स्कूली जीवन है वो बाहरी जीवन से जुड़ना चाहिए। बच्चों को इस प्रकार से स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपना जो दैनिक दिनचर्या है, जो उसकी सामाजिक लाइफ है, उसमें काम आए। क्योंकि बच्चा तो मात्र 6 ही घंटे स्कूल में रहेगा, उसके बाद जाना उसको समाज में ही है। तो स्कूल में इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि उसके जो है सामाजिक जीवन में उसका विकास हो, वह शिक्षा उसके सामाजिक जीवन में काम आए। ऐसा कौन? एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है। और यह जो शिक्षा है इस हिसाब से हो कि यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, उसको कम करने में सहायक हो। मतलब यह है कि जो आप स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं वह उसके जो घर का जो परिवेश हो, समुदाय हो, उसमें जो दूरी है, मतलब जो अंतर है, जो बच्चे का जो डर है स्कूल के प्रति कि जो है स्कूल में ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारे डर खत्म हो जाए। जैसा वो घर में अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करता हो, वो स्कूल में भी अपने आप को उतना सुरक्षित, उतना एक्सेप्टेड महसूस करे। इस हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही यह शिक्षा ऐसी हो कि यह किताबी और रटने वाले अधिगम को कम करे। आजकल आप लोग देखे होंगे कि ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसमें जो है किताबी, पहले होता था कि ये चीज़ों को रटवाया जाता था, लेकिन एनसीएफ 2005 जो है डिस्करेज करता है रट्टाफिकेशन को, जो है रोट लर्निंग को, रटने की प्रक्रिया को जो है वो एकदम से हतोत्साहित करता है। कहता है कि जो है बिल्कुल रटना मना है, चीज़ों को इस प्रकार सिखाओ, चीज़ों को इस प्रकार सिखाओ कि बच्चा वहीं पे क्लास में करते करते सीख जाए। और साथ में किताबों को इस प्रकार बनाया गया है कि यह रटने वाले अधिगम को कम करता है। ठीक है, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी जो किताबों को डिजाइन की है, इस हिसाब से डिजाइन की है कि ये जो है रट्टाफिकेशन जो है उसको कम करता है। पहले की अगर आप किताबें देखेंगे तो उसमें बस अक्षर ही अक्षर, अक्षर ही अक्षर, कहीं फोटो रेयर केस में देखने को मिलता था। लेकिन आजकल की जो किताबें हैं, इतनी अच्छे से एनसीईआरटी ने उसको डिजाइन किया है कि आपको जगह जगह पे फोटो, जगह जगह पे पहेलियाँ, अच्छी कहानियाँ, मतलब इस हिसाब से किताबों को डिजाइन किया गया है कि जैसे किताबें ही आपसे बातें करती हों। तो अगर ऐसी किताबें हैं तो वहाँ पे जो है रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है एनसीईआरटी जो है रिकमेंड करता है। साथ में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्राप्त करने में मदद करता है। एनसीईआरटी कहता है कि आप जो है चीज़ों को करके सीखिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करिए और बच्चे को केंद्र में मान के जो है अपनी शिक्षा को, अपने कैरिकुलम को डिजाइन करिए। इसी को जो है बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है, जहाँ पे बच्चे के अनुसार सारी एक्टिविटी, सारी चीज़ें हो, उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित है कि जो है आपको शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है। बढ़ते हैं आगे, अगला और नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी 2005 करके सीखने यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पर बल देता है। जो आपका एनसीईआरटी 2005 है वो कहता है कि जो बच्चे के ज्ञान का सृजन है, अगर वो किसी काम को जो है प्रैक्टिकल रूप में कर लेता है तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाइए, खेलों के द्वारा सिखाइए, पहेलियों के द्वारा सिखाइए और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने दो, ताकि जो है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। उसको वैसा वातावरण, वैसा इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए।
तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है? नहीं को आपको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा जो है ऑप्शन प्रस्तावित नहीं है। तो पहला है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मतलब प्रयोग करके सीखना। ये बिल्कुल ही अभी आपने सुना है, अभी इसके पहला टॉपिक था। तो बच्चों को जो है करके सीखने का मौका देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है फैमिलियरिटी विथ टेक्निकल टर्म्स, मतलब तकनीकी शब्दों का परिचय पता नहीं। थीमेटिक अप्रोच, ये भी आप अभी पढ़े हैं कि बच्चों को थीम्स के रूप में पढ़ाया जाता है, विषयगत दृष्टिकोण में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध, मतलब लिंकेज विथ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो जी हाँ, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना है कि वो अपने अनुभव और अपने संदर्भ से उस शिक्षा को जोड़ पाए। लेकिन कहीं पर भी आपको एनसीएफ ये नहीं कहता कि जो है तकनीकी शब्दों का जो है परिचय कराओ, वो भी प्राथमिक कक्षा में, मतलब फैमिलियरिटी विथ टेक्निकल टर्म होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ कहीं भी रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे जो है नाट पूछा है, नहीं पूछा है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपका जो ईवीएस का सब्जेक्ट है, इसमें 1 से लेकर 2 या 3 नंबर तक मैप से क्वेश्चन हर बार पूछता है। और मैप से रिलेटेड हम आपको एक जो है सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। लेकिन तब तक आप लोग ऐसा करिए, अपने जो है रूम में एक मैप की फ़ोटो ज़रूर लगा लीजिए, एक भारत के नक्शे की फ़ोटो लगा लीजिए। और ये ध्यान दीजिए कि कौन सा राज्य किस राज्य से सटा हुआ है, कौन सा किसका पड़ोसी राज्य है, किस राज्य से जो है किस राज्य की दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में कौन सा राज्य पड़ रहा है, किसके सापेक्ष कौन सा राज्य पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें आप जो है भारत के नक्शे को अपने रूम में लगाकर याद करना जो है शुरू कर दीजिए। उसको जो है रोज़ देखा करिए, बस जो है रोज़ एक बार देख लिया करिए, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी इससे जो है प्रश्न कैसे आता है, ये आपको एक सेपरेट वीडियो में हम जो है बना के प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जो है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।